Hello students, I was telling the age of industrialization, the video 8 of the chapter. I hope you understood. तो इसी तरह से ये टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें, पहला विश्व युद्ध के टाइम पर औद्योगिक विकास जो था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ही धीमा हो गया था. द वॉर क्रिएटेड अ ड्रामाटिकली, और इस तरीके से जो वॉर था हम बात करें, एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा हो गई थी इस युद्ध से. ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जो ब्रिटिश कारखाने, ब्रिटिश मिलते बिजी थे वो, क्योंकि उन्हें युद्ध संबंधी उत्पादन करने थे, जिससे कि जो सेना की आवश्यकता की चीज़ें थे उनका उत्पादन करने में व्यस्त थे. जो ब्रिटिश उद्योग थे, मिले थी. मैनचेस्टर इंपोर्ट इनटू इंडिया, और इस तरीके से ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को जो पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे. भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया. जो मैनचेस्टर का इंपोर्ट होता था भारत में, वो अपने आप ही सडनली डिक्लाइन हो गया. एंड सडनली इंडियन मिल हैड ए वास्ट होम मार्क टू सप्लाई, और इस तरीके से भारतीय बाजार को रातों रात एक विशाल देसी बाजार, अपने देश का बाजार मिल गया. एज द वॉर प्रोलॉन्ग, और जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, जो आजकल हो रहा है 2020 में सैनिटाइजर और मास्क ज़्यादा बन रहे हैं, कुछ इसी तरह का समझिए कि उस समय भी क्या था, जो भारतीय फैक्ट्रियां थी जो कभी और चीज़ों का उत्पादन करती थी, अब जब युद्ध बहुत लंबा खिंच गया, उन्हें तो आशा नहीं कि युद्ध इतना लंबा होगा. उन्हें लगता था कि युद्ध लगभग कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगा, क्रिसमस तक तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. 4 साल तक ये लंबा युद्ध चला, और इस लंबे युद्ध में जो भारतीय फैक्ट्रियां थी, कॉल अपन टू सप्लाई, ये लोग भी जो जरूरतें युद्ध संबंधी सामग्री थी, फौज के लिए जूट की बोरियां, फौज के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन और बहुत सारे अन्य सामान, जो यहाँ पर लिखा है जूट के बैग बनने लगे, और आर्मियों के लिए क्लोथ आर्मी की यूनिफॉर्म बनने लगी, आर्मी यूनिफॉर्म के जो कपड़े, टेंट बनने लगे, और लेदर बूट्स बनने लगे, और हॉर्स और मल के सैडल्स बनने लगे, और जो घोड़े और खच्चर की जीन होती है और अन्य सामान बनने लगे, अदर आइटम्स. न्यू फैक्ट्रीज वे सेटअप, और इस तरीके से जो नई फैक्ट्रियाँ थी वो सेटअप हुई. वंस इन मल्टीप्लाई शिफ्ट, और बहुत सारे अन्य नए कारखाने लगाए गए, और जो वंस मैनी न्यू वर्कर्स, और जो पूरा हम देख सकते हैं बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया. मैनी न्यू वर्कर वर एम्प्लॉयड, और हम देख सकते हैं जो पुराने कारखाने थे कई पालियों में चलने लगे. वंस रेन मल्टीप्लाई शिफ्ट माने होता है कई पालियों में इनमें उत्पादन हो गया, जैसे 2 बजे तक 6 बजे तक कई शिफ्टों में यहाँ उत्पादन होने लग गया, रात भर भी काम होता था. ओवर द वॉर ईयर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम्ड, कहता है ये कहता है कि जब नए मजदूरों को भी काम पे रखा गया, दिन रात उत्पादन होने लगा, सैनिकों के लिए युद्ध सामग्री बनने लगी तरह तरह की, एंड हर एक को पहले से भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ा. एंड एवरीवन वाज टू मेड वर्क लॉन्गर आवर. ओवर द वॉर ईयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम्ड, युद्ध के दौरान जो औद्योगिक उत्पादन था वो तेजी से उसमें उछाल आ गया, बूम्ड हुआ. आफ्टर द वॉर, अगर हम युद्ध के बाद की बात करें, जब मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर इट ओल्ड पोजीशन, युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर इट ओल्ड पोजीशन, अपनी पुरानी स्थिति को कहीं भारतीय बाजार में हम कह सकते हैं पुरानी वाली हैसियत कभी नहीं हासिल कर पाया मैनचेस्टर, जो हैसियत उसकी युद्ध से पहले थी, क्योंकि इन युद्ध के दौरान भारतीय बाजारों में भारतीय से बना हुआ जो सामग्री थी वो इंडियन कंज्यूमरों का भी अट्रैक्ट कर चुकी थी. अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कम्पीट विद द यूएस, और इस तरीके से आधुनिकरण न कर पाने के कारण, मॉडर्नाइज न करने के कारण, यूएस के साथ कम्पीट न करने के कारण यूएस, जर्मनी और जापान के साथ तो कम्पीट नहीं कर पाया. इस कारण से इकोनॉमी थी ब्रिटेन की क्रम्बल्ड आफ्टर, वो क्या होने लगी, क्रम्बल्ड आफ्टर द वॉर, और तेजी से चरमरा गई, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई. विद इन द कॉलोनीज, अगर हम बात करें उपनिवेशों में जो विदेशी उत्पाद थे, वो कॉलोनियल में लोकल इंडस्ट्री जो थे ग्रेजुअली कंसोलिडेट देयर पोजीशन, यानी कि जो विदेशी उत्पादकों को हटाकर उद्योगपतियों ने घरेलू बाजार पर कब्जा कर लिया था. करना भी चाहिए था, क्योंकि उनके पास एक मौका था भाई, ऐसा मौका शायद उन्हें फिर नहीं मिलता, वो तो अचानक से भाग्य ने उनका साथ दिया. अदरवाइज भारतीय बाजार में तो ब्रिटेन से बने हुए सामान ज़्यादा आते थे. सब्स्टिट्यूटिंग फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग एंड कैप्चरिंग द होम मार्केट,
और धीरे धीरे अपनी मजबूत स्थिति में ला गया था, क्योंकि हम देख सकते हैं ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़ों के निर्यात में जबरदस्त गिरावट आ गई थी। कपास का उत्पादन बहुत कम हो गया था। इसके कारण हमने ये चीज़ पढ़ा कि जो कॉटन क्लोथ थे, एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन क्लोथ फ्रॉम ब्रिटेन, जो एक्सपोर्ट था कॉटन क्लोथ का ब्रिटेन से, वो ड्रामेटिकली क्या हुआ, तेजी से नीचे गिर गया और सूती कपड़ों के निर्यात में गिरावट आ गई। और जो उपनिवेशिक में जो विदेशी उत्पादक थे उनमें क्या हुआ, उनको हटाकर स्थानीय उद्योगपति, ध्यान दीजिएगा इस बात को, कॉलोनीज इंडस्ट्रियल को हटा के लोकल इंडस्ट्रियल ग्रेजुअली क्या हुए, कंसोलिडेटेड, उन्होंने अपनी स्थिति को बहुत ही भारतीय बाजार में मजबूती के साथ स्थापित कर दिया था। अब अगर हम बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी प्रीडोमिनेट जो हुई, लघु उद्योग की बहुतायत अगर हम देखें, वाइल फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज ग्रू स्टडली आफ्टर द वॉर। हालांकि युद्ध के बाद अगर हम बात करें, जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज थी स्टडली आफ्टर द वॉर, यानी कि लगातार इजाफा हो रहा था युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योगों में लगातार इजाफा हो रहा था। फॉर्म्ड ओनली ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। जो बड़े बड़े उद्योग थे उनका जो हिस्सा होता था इकोनॉमी में, बहुत छोटा हिस्सा उन्हें मिलता था। मोस्ट ऑफ देम अबाउट 67% इन 1911, और 1911 में 67% था। वेल लोकेटेड, और जो बड़े बड़े उद्योग थे बंगाल में और मुंबई में स्थापित थे। ओवर द रेस्ट ऑफ कंट्री, और बाकी पूरे देश में थे। स्मॉल स्केल जो प्रोडक्शंस थे, यानी छोटे स्तर के जो उत्पादन था उनका ही ज़्यादा था। कंटिन्यू टू द प्रीडोमिनेट, उनका ही दबदबा था। प्रीडोमिनेट माने होता उनका दबदबा था। ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इंडस्ट्रीज, केवल जो स्मॉल प्रोपोर्शन, छोटा ही अनुपात था जो छोटे उद्योगपति थे लेबर होस वर्क इन रजिस्टर्ड फैक्ट्री, यानी कि जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रियाँ होती थी उनका बहुत छोटा अनुपात था। रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों का कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता था, यानी कि जो रजिस्टर्ड फैक्ट्री में बहुत कम मजदूरों का हिस्सा काम करता था। रजिस्टर्ड फैक्ट्री 5% इन 1911, यह संख्या 1911 में 5% थी एंड 10% रही केवल 31 में, कुल 10%, 5% ज़्यादा बढ़ी। बाकी जो रेस्ट वर्कर्स थे, बाकी जो मजदूर थे कहाँ काम करते थे, स्मॉल वर्कशॉप में, गली मोहल्लों में जो छोटी छोटी वर्कशॉप होती थी, रेस्ट वर्क इन स्मॉल वर्कशॉप हालों में काम करते थे। यूनिट्स में ऑफन लोकेट इन एलीज एंड वायलेंस, यानी कि हम देख सकते हैं छोटे छोटे और घरेलू इकाइयों में वो काम करते थे। इनविजिबल इन द पासर बाई, इट मीन्स कुछ मामलों में अगर हम देख सकते हैं, कुछ जो मामले थे, इनफैक्ट सम उदाहरण जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शंस थे, यानी कि हाथ से बनने वाले उत्पादनों में एक्चुअली एक्सपेंडेड। तो 20वीं शताब्दी आते आते कुछ उसमें इजाफा तो हुआ, देखने को मिला। दिस इज ट्रू, यह सच था। यह बात हथकरघा क्षेत्र के बारे में भी सही है। दिस इज ट्रू इवन द केस ऑफ हैंडलूम सेक्टर्स दैट वी हैव डिस्कस, जो हमने डिस्कस किया है। वाइल चीप मशीन्स जो थी, इसमें अब अगर हम देखें जो सस्ती मशीनें थी निर्मित धागे ने 19वीं सदी में कताई उद्योग को तो खत्म कर दिया था, क्योंकि जो मशीनों में निर्मित कपड़े थे वो काफ़ी सस्ते होते थे, तो उनके मुकाबले में तो हाथ से बने हुए जो कपड़े थे वो काफ़ी महंगे थे, वो कहाँ टिक पाते, तो लगभग समाप्त कर दिया था। चीप मशीन जो थी, सस्ती मशीनों ने थ्रेड ड्राइव्ड स्पिनिंग इंडस्ट्री को 19 में लगभग खत्म कर दिया था। द वेवर्स सर्वाइव डिस्पाइट प्रॉब्लम, और इस तरह से तमाम समस्याओं के बावजूद बुनकर अपना व्यवसाय किसी तरह से चलाते रहे। इस तरह की समस्याओं के बावजूद भाई किसी तरह से खींचतान के अपनी गाड़ी चलाते रहे होंगे वो। इन द 20th सेंचुरी में जो हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन थे एक्सपेंडेड स्टडली, और तो इस तरह हमने देखा कि 20वीं सदी में हथकरघों पर बने कपड़े के उत्पादन में लगातार 20th सेंचुरी में हैंडलूम जो क्लॉथ प्रोडक्शन थे एक्सपेंडेड, तेजी से उसमें हम कह सकते हैं कि सुधार हुआ। 1900 से 1940 के बीच में यह लगभग 3 टाइम्स, ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ था कि ट्रेबलिंग हो गया, तिगुना हो गया था। हाउ डिड दिस हैपन, आखिर ऐसा कैसे हुआ होगा। दिस वाज पार्शली बिकॉज ऑफ टेक्निकल चेंजेस, जो इसके पीछे जो तकनीकी बदलाव था उसका बड़ा आता, तकनीकी रूप से बदलाव आता। हैंडीक्राफ्ट पीपल एडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, जो अगर लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा ना हो तो उत्पादन बढ़ सकता हो, तो हाथ से काम करने वालों को नई तकनीकें अपनाने की कोई परेशानी नहीं होती। हम अक्सर देखते थे हैंडीक्राफ्ट पीपल थे एडॉप्ट, नई टेक्नोलॉजी अपनाए, इफ़ दैट हेल्प देम, यदि उन्हें वो प्रोडक्शन में मदद करता, हेल्प देम इम्प्रूव प्रोडक्शन विदाउट एक्सेसली पुशिंग अप कॉस्ट, बिना
लागत बढ़ाई हुई है, अगर वो उनके कॉस्ट में इजाफा करता है, तो बाय द सेकंड डिकेड में 20th सेंचुरी में वी फाइंड वेवर यूजिंग लूम्स। 20वीं शताब्दी के दशक में हमने देखा कि ऐसे बुनकरों को देखते हैं जो फ्लाइंग शटल वाले कार्गों का इस्तेमाल करते थे। यानी कि एक फ्लाइंग शटल वाले कार्गो का इस्तेमाल करते थे, फ्लाइंग शटल मशीन आ गई थी। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इसने क्या किया, इस फ्लाइंग शटल में काम करने से हर वर्कर की प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता की क्षमता बढ़ गई, और जो उत्पादन था, जो स्पीड ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगा, एंड रिड्यूस लेबर, और जो लेबर थे वो भी घटने लगे, लेबरों की क्षमता। बाई 1941 तक ओवर 35% ऑफ हैंडलूम, 35% जो हैंडलूम थे फ्लाइंग शटल पर लगे रहते थे। एंड इंडिया वेर फिटेड विद द फ्लाइंग शटल। जो इंडिया था फ्लाइंग शटल से क्या हो गया था, फ्लाइंग शटल लगे होते थे। एंड लाइक ट्रेवनकोर मद्रास, अगर हम देखें जो त्रावणकोर था, मद्रास था, बंगाल था, कोचीन था, अदर प्रोपोर्शन में 70 to 80% इसी फ्लाइंग शटल से काम करते थे। इनसे जो वर्कर्स थे उनकी जो इफिशियंसी थी वो तेजी से बढ़ गई। देयर वर सेवरल अदर स्मॉल इनोवेशन, और इस तरीके से कई छोटे छोटे सुधार भी किए गए जिनमें बुनकरों को अपनी उत्पादन बढ़ाने का, कम्पीट करने का, मुकाबला करने में मदद मिली, और इस तरह से वो अदर इंडस्ट्री वाले से कम्पीट कर पाए। अदरवाइज उनके बस का नहीं था कि वो कंपटीशन कर पाते। सर्टेन जो ग्रुप्स ऑफ वेबर्स थे जो मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने के मामले में कुछ बुनकर औरों से बेहतर स्थिति में भी थे, तो काफ़ी अच्छा था ये। तो कई सारे जो समूह थे वेबर्स वो बहुत बेहतर स्थिति में थे, जो अन्य मिल उद्योगों से कंपटीशन कर पा रहे थे। अमंग वेबर्स सम प्रोड्यूस कोर्स क्लोथ, जो कुछ वेबर्स थे, जो कुछ बुनकर थे, उनमें कुछ बुनकरों में से लोगों ने क्या किया, मोटा धागा यूज किया मोटे कपड़े बनाने के लिए। वाइल वो बस फाइन वेराइटीज, यानी कि बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किस्म का कपड़ा बुनते थे। मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे भी, और जो मोटा कपड़ा होता था द कोर्स क्लोथ जो था ब्रॉट अप बाय द पुअर, गरीबों के द्वारा खरीदा जाता था, और जो पतला धागा वो अमीरों के द्वारा खरीदा जाता था। एंड इट डिमांड फ्लक्चुएट, और जो इसकी मांग थी वो फ्लक्चुएट होती रहती थी, कम ज़्यादा होती रहती थी वायलेंटली। अगर हम देखते हैं खराब फसल और अकाल के समय, यानी कि फ्लक्चुएट वायलेंटली इन टाइम ऑफ बैड हार्वेस्ट, यानी कि जब जो खराब फसल हो जाती थी या जब अकाल बढ़ जाता था। व्हेन द रूरल पुअर हैड लिटिल, और जो गांव के गरीब लोगों के पास बहुत ही कम होता था खाने के लिए, अकाल बढ़ जाता था, ग्रामीण गरीबों के पास खाने को कुछ नहीं होता था, नगद आय के साधन और कैश इनकम जो थी उनकी लगभग खत्म हो चुकी थी। दे कुड नॉट पॉसिबली बाय क्लोथ, और वो कपड़े कहाँ से खरीदते इस दशा में जब उनके लिए खाने के लाले पड़ गए थे, कपड़े खरीदना तो उनके बस का नहीं था। द डिमांड फॉर द फाइन वेराइटी, और इस तरीके से वो कपड़ा नहीं खरीद सकते थे। बेहतर किस्म के कपड़ों की मांग खाते पीते तबके में ज़्यादा थी। तो अगर हम देखें कि जो फाइन वैरायटी के कपड़े कौन पहनते थे, वेल टू डू, यानी कि जो खाते पीते घर के थे वो खरीदते थे। स्टेबल द रिच कुड बाई दीज इवन व्हेन द पुअर स्टार्व, और रिच कुड बाई जो धनी लोग वो अमीर यह कपड़ा खरीद सकते थे। अकालों में से बनारसी या बालूचर साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ा था, यानी कि जब गरीब लोग भूखमरी से मर रहे थे उस कंडीशन में भी जो अमीर लोग थे, उस खाते पीते घर के लोग, अच्छे कपड़ों की डिमांड हमेशा से लगी रहती थी उनके द्वारा जब गरीब लोग भूखमरी से मर रहे थे। फेमाइन डिड नॉट एफेक्ट द सेल ऑफ बनारसी, इस अकाल ने बनारसी साड़ी की बिक्री को प्रभावित नहीं किया। और बुलचारी साड़ी, और इसमें एक साड़ी होती थी बालूचरी साड़ी, उस पर कोई असर नहीं पड़ा अकाल के कारण भी। वैसे भी जैसा कि हम देख चुके हैं, मोर एवर यू हैव सीन मिल्स कुड नॉट इमिटेट स्पेशलाइज वेबर्स, यानी कि जो मिल थे विशेष प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकते थे। तो जो बुने हुए साड़ीज थी, साड़ी विद वूवन बॉर्डर और द फेमस लुंगीज, जो बुनी हुई बॉर्डर वाली साड़ियाँ थी या मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियाँ थी की जगह ले पाना मिलों के लिए आसान नहीं था। जो मिलों में काम वर्कर्स थे वो चाहकर भी उस तरह की कारीगरी नहीं कर सकते थे। वेबर्स एंड अदर क्राफ्ट पीपल हु कंटिन्यू टू एक्सपैंड प्रोडक्शन दो द 20th सेंचुरी डिड नॉट नेसेसरली प्रॉस्पर, जो वेबर्स थे अगर हम देखें, अगर इन वेबर्स की बात करें 20वीं शताब्दी में उत्पादन बढ़ाते जा रहे बुनकर और अन्य दस्तकारों को हमेशा फायदा ही हो रहा था।
वेवर्स एंड अदर क्राफ्ट पीपल को कंटिन्यू टू जो प्रोडक्शन को बढ़ा रहे थे 20th सेंचुरी में, नेसेसरली प्रॉस्पर समृद्ध हो रहे थे वो, दे लिव्ड हार्ड लाइव्स एंड अदर लॉन्ग आवर्स। वो क्या करते थे, उनकी जिंदगी बहुत कठोर थी, उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। दे लिव्ड हार्ड लाइफ, कठिन जीवन जीते थे, कई घंटों तक उन्हें काम करना पड़ता था। वेरी ऑफन द इंटायर हाउस होल्ड इंक्लूडिंग ऑल वुमेन एंड चिल्ड्रन, अक्सर पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े, औरत उत्पादन के लिए किसी न किसी रूप में हाथ बटाती थी। यानी घर के चाहे छोटे बच्चे हों या महिलाएं हों या बुजुर्ग लोग हों, टू वर वेरियस स्टेजेस, कई तरह स्टेजेस होती थी भाई इसको बनाने में। और बट दे वर नॉट सिंपली रिमेन ऑफ पास्ट टाइम इन द एज ऑफ फैक्ट्री, देयर लाइफ एंड लेबर वाज इंटीग्रल टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कहता है। लेकिन ये फैक्ट्रियों के युग में एक अतीत का, एक मैं कह सकता हूँ कि ये फैक्ट्री के इस युग में पास्ट टाइम का एक टुकड़ा, एक अवशेष भरी नहीं थे। उनके जीवन और श्रम अवधि के उनके प्रक्रिया से विभिन्न अंग थे। एक विभिन्न अंग थे उनके, जो जीवन था उनका, जो लेबर श्रम था, जीवन और श्रम औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया थी, उसमें एक इंटीग्रल यानी कि एक अभिन्न अंग हम इसको मान सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग में।